की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 फतह करने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। प्रथम चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी माहौल में सीएम योगी ने तीसरी बार गाजियाबाद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही बीजेपी गठबंधन के साहिबाबाद और गाजियाबाद शहर विधानसभा में होने वाले कार्यक्रमों में प्रबुद्ध वर्ग को भी संबोधित किया। तो इस बारे में और बात करेंगे सहारा समय संवाददाता दीपक कुमार से। दीपक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, प्रबुद्ध वर्ग को उन्होंने संबोधित भी किया। जाहिर है कि अगर वेस्ट यूपी की बात करें तो हमने देखा कि आंदोलन के बाद लगातार ये बातें सामने आई कि वेस्ट यूपी में बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में सीटें ला पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसको समझते हुए, इस बात की गंभीरता को समझते हुए भी हम ये कहेंगे कि बीजेपी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रही है। देखिए, तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। दरअसल किसान आंदोलन के समय गाजियाबाद प्रमुख केंद्र बना हुआ था, क्योंकि यूपी गेट पर किसान करीब 1 साल तक बैठे रहे थे। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आए तो साहिबाबाद की उसी विधानसभा में आए, जो कि प्रभावित कर रही थी। वहां पर मोहननगर में पहुंच के उन्होंने कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, कार्यकर्ताओं में जोश व्यक्त किया और साथ ही मोहननगर स्थित एक राजीव कॉलोनी में पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेनिंग किया और प्रत्याशी के लिए पंपलेट बांटे। तो जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव वे के तहत ही जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भी व्यक्त हुआ और एक जनता में एक मैसेज भी गया कि मुख्यमंत्री खुद डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो शहर सीट के नेहरू नगर स्थित नगर निगम के ऑडिटोरियम में पहुंचे और वहां भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में ये याद दिलाया कि शायद प्रथम फेज में चुनाव आयोग रैलियों की अनुमति ना दे, इसी वजह से कार्यकर्ताओं तो डोर टू डोर जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कार्य किए हैं उनकी उपलब्धियों को जनता तक गिनाना है, ये कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार का मैसेज खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आकर दे रहे हैं, वो ही कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि कोविड का भी नियम पालन करना है और साथ ही चुनाव आचार संहिता का जो गाइडलाइन है उसको भी पालन कराना है। तो जाहिर सी बात है, एक तो चुनाव को भेजना भी है और कहीं ना कहीं कोविड से लड़ाई भी लड़नी है। और इसी वजह से जब मुख्यमंत्री खुद गाजियाबाद में आए थे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी व्यक्त किया और एक जनता को मैसेज भी दिया और साथ ही अपनी जो सरकार द्वारा जो विकास कार्य है उसको उपलब्धियां गिनाने की भी बात की। तो ऐसे में गाजियाबाद की 2 विधानसभा जो कि प्रमुख है, सबसे बड़ी देश की विधानसभा है साहिबाबाद, उसको भी साधने का प्रयास किया। साथ ही शहर सीट से जहां पे खुद स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही थी पार्टी के भीतर खाते, क्योंकि कुछ पार्टी के लोग टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट न देकर रिपीट किया गया। तो जाहिर सी बात है, जो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है उसको भी खत्म करने का प्रयास किया। तो ऐसे में आने वाला रिजल्ट 10 मार्च को क्या होगा ये तो जनता जनार्दन बताएगी, लेकिन इतना जरूर है, मुख्यमंत्री यदि खुद सड़कों पर उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में जोश व्यक्त होगा और वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी को याद किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के और नेताओं ने भी लखनऊ में उन्हें नमन किया। 12 जनवरी से 23 जनवरी तक युवाओं से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। 12 जनवरी वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को मजबूती के साथ रखने वाले स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती का दिन है और 23 जनवरी भारत की आजादी के उद्घोषक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती का दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उसके बाद जो षड्यंत्र हुए, जो साजिशें रची गई, पूरा देश इसको आज भी विस्मृत नहीं करता। लेकिन आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेताजी के प्रति, भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति आज जो सम्मान का भाव व्यक्त किया जा रहा है, आज वह हम सबके सामने है। पहली बार 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, सरकार ने दिल्ली के अंदर देश की
सुरक्षा के लिए समर्पित होने वाले अमर शहीदों की स्मृति में वार मेमोरियल की स्थापना दिल्ली में की। वार मेमोरियल में आप देखेंगे भारत के खिलाफ जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में शहीद होने वाले सभी सैनिकों के नाम वहां पर पट्टिका में अंकित है। पूरे देश से हैं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, हर प्रदेश हर जनपद और देश के किसी न किसी दूर दराज के गांवों को जो हो सकता है हम भूल गए हो, लेकिन वो नाम आज भी वहां पट्टिका पर अंकित होकर के भारत की जीवंतता को और भारत के हर प्रकार के संतुलन को प्रदर्शित करने का एक आदर्श वार मेमोरियल आज देश के अंदर दिल्ली में मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो भारत की अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार सरोवर पर गुजरात के पास स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और उनका म्यूजियम और भव्य गार्डन वहां पर आज हर व्यक्ति जाकर के देख सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि इनके सीएम उम्मीदवार ने कुछ ही घंटे में अपना स्टैंड बदल दिया। मायावती ने यह भी कहा कि यूपी विधानसभा में कांग्रेस जैसी पार्टी लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सारा समय संवाददाता अलमरा खान से। अलमरा, मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो वोट कटवा पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं है और उन्होंने अपनी पार्टी को नंबर 1 बताया है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बात की गंभीरता को मायावती भी समझती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि प्रचार प्रसार में इस वक्त पूरी टक्कर दे रही है बीएसपी को, उसके लिए खतरा है। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश चुनावी उसमें मैदान में कूद पड़ी है और ऐसे में प्रियंका गांधी ने अपने आप को सीएम कैंडिडेट की तरफ इशारा किया था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में कौन होगा। इसी को देखते हुए मायावती ने आज ट्वीट करके ये कहा कि कांग्रेस को वोट करना उत्तर प्रदेश की जनता सबसे बड़ी भूल करेगी। कांग्रेस की जगह उनको बीएसपी को वोट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को वोट करती है जनता तो वोट बेकार जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब अपने सीएम का उम्मीदवार पल में ही उसका स्टैंड बदल देती है, तो ऐसे में आगे उसकी क्या रणनीति होगी ये समझते पड़े है। देखिए, 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 19 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में 2022 का चुनाव मायावती के लिए काफी अहम चुनाव है। लेकिन देखिए, मायावती अभी किसी भी चुनावी मैदान में चुनावी रणनीति तो वो बना रही है, लेकिन बाहर नहीं आ रही है निकल करके, यानी कि अभी तक वो पब्लिक के सामने नहीं आई है। सतीश चंद्र मिश्रा जो पार्टी के महासचिव हैं वही सामने आ रहे हैं और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। मायावती सोशल इंजीनियरिंग पर चुनाव लड़ेंगी, यानी कि दलित प्लस ब्राह्मण इस बार उनका टारगेट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश सपा भी कर रही है, उनको लुभाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। ऐसे में इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो प्रदेश में बदल चुका है। जहां पर एक और ब्राह्मण हो गए, वहां दूसरी ओर ओबीसी और दलित इनको भी घेरने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि इनका भी वोट अपनी ओर पार्टियां करने की कवायद कर रही है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो कास्ट बेस्ड वोट पे टिकती है, यानी कि जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जातिगणित समीकरणों पे आधारित रहता है। मायावती का ये दाव कितना फायदेमंद रहेगा उनकी पार्टी के लिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर प्रहार करके ये बात कही है कि कांग्रेस को वोट करना, वोट अपना बेकार करना है और इसी जगह बसपा को वोट दिया जाए, तो अब कांग्रेस इसका जवाब किस तरीके से देती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अलमरा आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में 2 मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें से एक ओबीसी समुदाय का और दूसरा दलित समुदाय से होगा, जबकि मुस्लिम समुदाय के 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। और इससे पहले ओवैसी की पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। तो एआईएमआईएम की पहली लिस्ट में गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर और बरेली के उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राज्य में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 14 दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जबकि इससे पूर्व सत्ताधारी दल बीजेपी 20 जनवरी को अपने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने खटीमा सीट पर सीएम धामी के खिलाफ भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। पहली सूची में कांग्रेस ने केवल 3 महिलाओं को ही टिकट दिया है। घोषित सूची में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को बाजपुर से, उनके पुत्र संजीव आर्य को नैनीताल से और अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को चक्राता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को जागीश्वर से अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रही इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश को हल्द्वानी से प्रत्याशी बनाया गया है। और कांग्रेस की इस सूची में केदारनाथ से मनोज रावत, भगवानपुर से ममता राकेश, पिरान कलियर से फुरकान अहमद, मंगलौर से काजी निजामुद्दीन, धारचूला से हरीश धामी और रानीखेत से करण महारा और जसपुर से आदेश चौहान के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में इसी फॉर्मूले पर चलते हुए महिलाओं को 40% के तहत उत्तराखंड में 21 सीटें देनी चाहिए, लेकिन पार्टी ने उत्तराखंड में अब तक उत्तराखंड में 3 महिलाओं को ही टिकट देने की घोषणा की है, जिनमें मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर से ममता राकेश और रुद्रपुर से मीना शर्मा के नाम शामिल है। इस मामले पर कांग्रेस प्रचार चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने पहले ही साफ कर दिया था कि पार्टी उत्तराखंड में जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों को ही तरजीह देगी। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के मुकाबले उसके उम्मीदवार कहीं ज्यादा जनाधार वाले हैं और अनुभवी भी हैं। कांग्रेस नेताओं ने वरिष्ठ नेता हरीश रावत से भी चुनाव लड़ने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि हरीश रावत के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। पार्टी का मानना है कि सभी कार्यकर्ता और नेता पार्टी प्रत्याशी को एकजुट होकर जिताएंगे। कांग्रेस में एक विधानसभा में कई साथियों ने टिकट मांगे थे और उस पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने गहन चिंतन और मनन करने के बाद ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि हम ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का काम करें जो जीत सके। इसलिए विलंब हुआ है और जो अवशेष सीट है वो शीघ्र जो है उसको भी जो है 1-2 दिन में जो है घोषित कर दिया जाएगा। जो सीटें जब डिक्लेयर कर दी जाती है, कई प्रत्याशी होते हैं जैसे आप भी बता रहे हैं, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की बारी भी अलग कमान की प्रदेश नेतृत्व को होती है। आप भी बड़े लीडर हैं, तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए प्लान भी एग्जीक्यूट किया जाएगा? नहीं, देखिए उसके लिए सभी जो वरिष्ठ साथी हैं उनकी ये जिम्मेदारी वैसी भी बनती है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा है कि उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व से जो मदद लेने की आवश्यकता होगी उसको हम राष्ट्रीय नेतृत्व से मदद लेंगे और हम सब लोग मिलकर के जो है उस डैमेज कंट्रोल को करने का काम करेंगे। अच्छा, महिलाओं के टिकट को लेकर के जो 20% की कवायद चल रही थी उसमें काफी महिलाएं आपकी नाराज है, मात्र 3 टिकट दिए गए हैं। नहीं, देखिए क्योंकि राज्य के अंदर हम चाहते हैं कि 2022 में हमारी सरकार बने
और इस दिशा में प्रयास किया गया कि महिलाओं को भी जो है हम एकोमोडेट करने का काम करें। तो अभी कुछ सीटें बाकी है, अभी कुछ को दिया गया है, कुछ को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बेहतरीन सूची आपने निकाली है। इससे बेहतर कैंडिडेट विधानसभा में, इन 53 विधानसभाओं में हो ही नहीं सकते थे। बेदाग छवि के ऐसे लोग जनाधार वाले आपने दिए हैं कि निश्चित तौर पर ये भाजपा के तमाम प्रत्याशियों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। और आप गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमारे देखिए, एक से बढ़कर एक नाम हर विधानसभा में है और जिनका ना सिर्फ पार्टी के लिए योगदान रहा है बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी वृहद योगदान इन लोगों ने दिया है। ऐसे में करण मेहरा, काजी निजामुद्दीन, मनोज रावत, राजेंद्र भंडारी, नवप्रभात जी, विजयपाल सजवाण जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, ऐसे दिग्गज लोग आपने उतारे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार आने से कोई रोक सकता है। कलें बहुत ज्यादा हैं कि माननीय हरीश रावत जी चुनावी मैदान में उतरेंगे और हम सबका सौभाग्य होगा कि उनके मार्गदर्शन के साथ साथ वो हमें, हमारा नेता अगर चुनाव लड़ता है तो फिर जोश ही दूसरा होता है कार्यकर्ताओं में। और जो भी सीट वो अपने लिए चुनेंगे वो बहुत सोच समझ कर चुनेंगे और बेहतरी के लिए ही होगा, पार्टी के भी और प्रदेश के भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं के लिए एलईडी प्रचार वाहनों को रवाना कर दिया है। पार्टी का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार के कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता में प्रचार किया जा रहा है। इन वाहनों को प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी जी से जुड़कर रहेंगे, ऊंचा चलेंगे। उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, किया है, करती है। 5 वर्ष पूरा केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो कुछ भी काम हुआ है वो हम पक्का शोकेसिंग कर रहे हैं और लोग भी ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड रचना करने के लिए, टू क्रिएट दी उत्तराखंड, बीजेपी को आना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आना पड़ा और नया उत्तराखंड रचना होने के बाद उसका विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ में। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुराते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी कड़ी सुरक्षा में कराई जा रही है। परीक्षा को सकुशल कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा रहा, क्योंकि 28 नवंबर 2021 को यह परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा में 2,16,179 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इसके लिए प्रदेश भर में 2,532 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए थे। तो नोएडा में सेक्टर 62 चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बदमाशों के पास से नकदी, मोबाइल फोन, 4 तमंचे, 3 कारतूस और 1 कार सहित कई सामान बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश लोगों को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाकर उनसे लूटपाट करते थे और इनकी तलाश काफी दिनों से चल रही थी। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति को एक SX4 गाड़ी पर बिठाकर और उससे कुछ पैसे, उसके मोबाइल वगैरह लूट लिए गए थे। और इस सूचना के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्ट्रीट क्राइम्स को पे जीरो टॉलरेंस के नीति से काम करते हैं, हमारी टीम पूरी एक्टिवेट हुई और हम लोगों ने उस जो गैंग था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर हमारी टीम लगी, हम लोगों के पास उनके बारे में कुछ जानकारी हुई और उस जानकारी पे था कि ये लोग पुनः हमारे क्षेत्र में आज घटना कारित करेंगे। और उनके पास जो गाड़ी थी, उस गाड़ी की आइडेंटिटी भी हम लोगों को मिल गई थी। हम लोगों ने आज अपनी टीम लगाई और आज जहाँ खड़े हैं हम लोग, ये जयपुरिया गोलचक्कर है और यहाँ पे हम लोगों ने इनकी गाड़ी को देखा और गाड़ी को हम लोगों ने जब रोकने का प्रयास किया तो यहाँ से भागे। हमारी टीम ने घेराबंदी की। इसमें 4 लोग सवार थे, सभी ने हमारे टीम पे अटैक किया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें 2 लोग घायल हुए हैं और 2 यहाँ से निकल के ये जो बगल का पार्क है इधर भागने का प्रयास कर रहे थे। उनको भी कॉम्बिंग के बाद हमने अरेस्ट कर लिया है। तो मसूरी और आसपास के इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद माल रोड पर सन्नाटा छा गया। लोग और टूरिस्ट घरों और होटल में कैद होकर रह गए। मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। धनौल्टी में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप पड़ गई है। 2 दिन में यहाँ कोई 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और पर्यटन स्थल लाल टिप्पा के पास टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आए। चौथी बर्फबारी है और आवागमन कल से बंद हो रखा है, न तो कोई आ रहा है न जा रहा। और बिजली भी कल से बिल्कुल जा रखी है और पानी भी नहीं है। यहाँ पे बड़ी समस्या, पर्यटक आ रखे हैं, लेकिन पर्यटकों को आने जाने की बहुत असुविधा हो रखी है। न तो कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। यहाँ पे कल दिन से बर्फबारी हो रही है और कल दिन से लाइट चली गई है और पानी भी नहीं है, जिससे पर्यटकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ बर्फ पड़ने से किसानों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं